नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। सेट प्रैक्टिस करने का मतलब होता है कि एग्जाम के सिलेबस और पैटर्न के आधार पर तैयारी को सटीक और स्ट्रॉन्ग बनाना, साथ में महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन करना जो परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। बिहार एसएससी इंटर लेवल का जो रुक्मणी प्रकाशन का नया बुक आया है, इसमें टोटल 24 सेट है। हम लोग डेली एक सेट का प्रैक्टिस करेंगे। दोस्तों, किसी भी कंपटीशन की तैयारी करने के लिए सबसे अति आवश्यक होता है सेट प्रैक्टिस करना। सेट प्रैक्टिस से क्या होता है कि आपके सभी चैप्टर का एक साथ है ना, एक बार में 1 घंटे में आपका सभी चैप्टर का स्टडी और रिवीजन हो जाता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट होता है सेट प्रैक्टिस करना, इसलिए हर स्टूडेंट को डेली कम से कम एक सेट का प्रैक्टिस करना ही चाहिए, किसी भी आप कंपटीशन की तैयारी करते हो। तो दोस्तों, ना संघर्ष ना तकलीफ़ तो खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगे हो सीने में। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि 16वीं शताब्दी में किस भारतीय शासक ने चांदी का सिक्का जारी किया और इसे रुपये का नाम दिया? तो इसका करेक्ट आंसर है शेरशाह सूरी ने जारी किया था। ठीक है। क्वेश्चन एक ऐसा भी पूछा जाता है कि भारत में रुपया शब्द सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो शेरशाह सूरी ने किया था। अब क्या है दोस्तों, तैयारी करने का बेहतर तरीका यह होता है जब भी आपके सामने कोई क्वेश्चन आए तो उससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी का एक साथ रिवीजन करना चाहिए, और कन्फ्यूजन वाला जो क्वेश्चन है वो भी एक साथ रिवीजन करना चाहिए। इससे क्या होता है, कम समय में बेहतर तैयारी आपकी हो जाती है। अब शेरशाह के बारे में यहाँ क्वेश्चन पूछा गया था। शेरशाह से कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है और पूछा जाता है। शेरशाह के बचपन का नाम क्या था? फरीद खां था। सूरवंश की स्थापना किसने किया? शेरशाह ने किया। ठीक है। शेरशाह का 2 युद्ध प्रसिद्ध है जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। एक है कन्नौज का युद्ध जो कि 1540 में हुआ था, एक है चौसा का युद्ध। ठीक है। इसे याद रखना है कैसे, चौक यानी कि चौसा का युद्ध 1539 में और कन्नौज का युद्ध 1540 में। अब कन्नौज का युद्ध और चौसा का युद्ध ये किसके किसके बीच हुआ? ये दोनों युद्ध हुमायूं और शेरशाह सूर्य के बीच हुआ था। ठीक है, ये याद रखना है। दोनों में शेरशाह विजय हुआ था। हुमायूं को पराजित करके कन्नौज के युद्ध में सूरवंश की स्थापना किया था शेरशाह ने। ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि शेरशाह का मकबरा कहाँ है? ये कई एग्जामों में पूछा गया क्वेश्चन है। तो शेरशाह का मकबरा कहाँ है? सासाराम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यू कैन विन नामक पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर है शिवखेड़ा है। शिवखेड़ा की पुस्तक है यू कैन विन यानी कि आप जीत सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर है दीपा कर्माकर। दीपा कर्माकर से भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है। किस खेल से संबंधित है ये? तो दीपा कर्माकर एक भारतीय जिम्नास्टिक खिलाड़ी है। ठीक है। एक पुस्तक है द स्मॉल वंडर। ये पुस्तक किसकी आत्मकथा है? तो दीपा कर्माकर की आत्मकथा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूनेस्को विरासत स्थल शोर मंदिर देश राज्य में स्थित है। अब आपको ये बता दें कि शोर मंदिर जो है ना, इसी को रथ मंदिर भी कहा जाता है और इसी को एकाश मंदिर भी कहा जाता है। ये महाबलीपुरम में। ठीक है। क्वेश्चन ये ऐसा भी पूछा जाता है कि महाबलीपुरम का एकाश मंदिर को किसने बनवाया? तो पहले ये याद रखना है कि ये जो रथ मंदिर है यानी कि शोर मंदिर है यानी कि एकाश मंदिर है, ये है कहाँ? तमिलनाडु में। ठीक है। इसका करेक्ट आंसर हो गया डी। अब इसको किसने बनवाया यानी कि शोर मंदिर को यानी कि रथ मंदिर को किसने बनवाया? तो नरसिंह वर्मन प्रथम ने बनवाया। ठीक है। और इसे एक और नाम से जाना जाता है, सप्त पैगोडा भी इसे कहा जाता है। ठीक है ना, रथ मंदिर को। अब इसे नरसिंह वर्मन प्रथम ने बनवाया। कभी ऑप्शन में अगर दे दे कि क्या होता है ना, जो वंश होता है ना उसका नाम दे देता है। ठीक है। तो पल्लवों ने बनवाया ना, पल्लव शासक था नरसिंह वर्मन प्रथम, ये याद रखना है। ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाता है। ठीक है। देखिए, तैयारी करने का क्या होता है, एक स्ट्रेटजी होना चाहिए। सिस्टमेटिक ढंग से तैयारी करते हैं तो आप कम समय में सफल हो जाते हैं। क्या चीज़ पढ़ना है, कौन सा चीज़ कि एक साथ पढ़ना है, वो ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है। जैसे कि अब नरसिंह वर्मन प्रथम के बारे में अब यहाँ पढ़ लिए, फिर कभी आएगा कि कांचीपुरम का कैलाश मंदिर का किसने निर्माण कराया, तो उस समय याद करेंगे। तो जब पूछा जाएगा एलोरा का कैलाश मंदिर तो उस समय क्या, उस समय इसका भूल जाइएगा, उस समय क्या कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को एक साथ कहीं से भी ढूंढ के पढ़ना चाहिए एक साथ। ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, जैसे कांचीपुरम का कैलाश मंदिर का किसने बनवाया, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो नरसिंह वर्मन द्वितीय ने बनवाया। ठीक है। अब कांचीपुरम का कैलाश मंदिर नरसिंह वर्मन द्वितीय ने बनवाया, और एक है एलोरा का कैलाश मंदिर, तो उसको किसने बनवाया? तो राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने बनवाया। ठीक है। ये दोनों में कन्फ्यूजन होता है, फिर से समझिए। देखिए, पहले समझिए, अगर भारत का मैप देखेंगे तो उत्तर भारत में आ जाता है, मतलब कि उत्तर भारत यानी कि आ जाता है वो महाराष्ट्र, आगे का आ गया महाराष्ट्र।
तो प्रथम कृष्ण प्रथम ने बनवाया एलोरा का कैलाश मंदिर। और ये दक्षिण भारत में आ गया कांचीपुरम, ठीक है। तो इसको बनवाया द्वितीय, नरसिंह वर्मन द्वितीय ने बनवाया था, ये याद रखना है। फिर से समझिए, एलोरा का कैलाश मंदिर राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम और कांचीपुरम का कैलाश मंदिर को बनवाया नरसिंह वर्मन द्वितीय ने बनवाया, ठीक है। ये ध्यान रखना है, नरसिंह वर्मन प्रथम, नरसिंह वर्मन द्वितीय किस वंश का शासक है? तो पल्लव वंश का शासक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान केंद्र सरकार को डेढ़ प्रकार की निधियां प्रदान करता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ये 3 प्रकार की निधियां प्रदान करता है। कौन कौन सी निधि है वो? भारत की संचित निधि, भारत का लोक लेखा और भारत का आकस्मिकता, ठीक है। अब किस अनुच्छेद में, ये भी ध्यान रखना आपको, ठीक है। भारत का संचित निधि किस अनुच्छेद में? तो 266 में भारत की संचित निधि, और लोक लेखा है 266 के 2 में है, ठीक है। और आकस्मिकता निधि किस अनुच्छेद में? 267 में, ठीक है। तीनों लगातार है, इसको याद रखना है ना। भारत का संचित निधि 266 में, लोक लेखा समिति है 266 के 2 में, और आकस्मिकता निधि है 267 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस उद्योग को भारत में 8 आधारभूत उद्योगों के सूचकांक की गणना के लिए उपयोग किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रिफाइनरी उत्पाद। यानी कि देखिए 8 आधारभूत उद्योग को आइडेंटिफाई किया भारत सरकार ने, ठीक है। वो कौन कौन सा है? तो देखिए, कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी उत्पाद, 4 हो गया। फिर से समझिए, कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी उत्पाद, और फिर 4 है उर्वरक, इस्पात, सीमेंट और बिजली। तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख नदी एक पूर्व की ओर बहने वाली नदी नहीं है, ठीक है। इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए, प्रैक्टिस सेट या तो मॉडल सेट जो है वो तैयार जो किया जाता है, काफ़ी एक्सपर्ट लोगों द्वारा तैयार किया जाता है, वो आपका प्रीवियस क्वेश्चन बैंक या तो सिलेबस और पैटर्न के आधार पर उसी टाइप के क्वेश्चन को सेट किया जाता है, ठीक है। अब ऐसे क्या क्वेश्चन ये एग्जाम में पूछा हुआ है, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन आपको दिया जाता है सेट में, और उस प्रकार के कई क्वेश्चनों का रिविजन करवाया जाता है, इसलिए सेट प्रैक्टिस करना अति आवश्यक हो जाता है। अब जैसे पूर्व की ओर बहने वाली नदियाँ, पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ, ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको अभी हम पूर्व की ओर बहने वाली इंपॉर्टेंट नदियाँ और पश्चिम की ओर, ये दोनों आपको सिखाएंगे, ठीक है। तो देखिए, पूर्व की ओर बहने वाली नदियों में है, आपको याद रखना है, एक है गोदावरी, ठीक है, और एक है महानदी नदी, और एक है कृष्णा, और एक है कावेरी, ठीक है। इसे याद कैसे रखना है? गोद में काका है ना, गोद, इसको हो गया ऐसे लिख सकते हैं आप, है ना, गोद में काका, ठीक है। यानी गोदावरी, महानदी, कृष्णा, कावेरी, ठीक है। ये 4 हो गया ये नदी। देखिए, इसमें अगर ये याद रहेगा आपको लाइन, तो ये ऑप्शन छाट देंगे। देखिए, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, ये क्या हो गया? पूर्व की ओर बहने वाली नदियाँ। तो बोला पूर्व की ओर बहने वाली नदियाँ नहीं है, तो कौन सा? नर्मदा ये नहीं है, तो ऐसे छांट सकते हैं। तो पूर्व की ओर बहने वाली नदियाँ 4 इंपॉर्टेंट जो कि एग्जाम में पूछा जाता है, आपको याद रखना है, गोदावरी, महानदी, कृष्णा और कावेरी, गोद में काका। तो आप नोट भी कर लीजिएगा ताकि आपको याद रहे, ठीक है। कभी भूलें तो आप रिवीजन वहाँ से कर लें। अब नर्मदा क्या? पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ, पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ, उसका कैसे याद करेंगे? तो इसमें 5 इंपॉर्टेंट नदियाँ हैं, उसको याद रखना है। देखिए कैसे याद रखना है, देखिए इसमें क्या? साबरमती, लूनी नदी और माही, नर्मदा, ताप्ती, ये 5 नदियाँ जो कि एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। जैसे यहाँ भी ऑप्शन में देखिए, अगर पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों में भी आपको ये अगर याद रहता तो नर्मदा आप टिक कर देते हैं कि हाँ ये पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ। इसे याद कैसे रखना है? देखिए, साबरमती, लूनी और माही, नर्मदा, ताप्ती, ठीक है। इसे याद रखना है, साला मानता नहीं, ठीक है। साला मानता नहीं रहेगा साइलेंट, तो साला मानता नहीं, यानी हो जाएगा साबरमती, लूनी, मानता से हो गया, माही, नर्मदा और ताप्ती, ये 5 नदियाँ पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ हैं, ठीक है। ये आपको ऐसे याद रख लेना, इसको भी नोट कर लेना आपको। पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ, साला मानता नहीं, साबरमती, लूनी, माही, नर्मदा, ताप्ती, ठीक है। एक क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है, ये लूनी नदी से कौन सी नदी कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है? तो पश्चिम की ओर है गुजरात, वहाँ कच्छ में विलुप्त हो जाती है लूनी नदी, है ना, लूनी लुप्त हो जाती है, ऐसे याद रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
नई लोकसभा निर्वाचित होने के उपरांत वर्तमान लोकसभा के अंतिम सत्र हेतु निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है लेम डक का प्रयोग किया जाता है। लेम डक शब्द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन यहाँ ये पूछा जाता है कि कोरम, कोरम क्या है? जैसे कोरम के लिए पीठासीन अधिकारी समेत कुल सदस्यों का कितना भाग होना चाहिए? तो 1/10 होता है ना कोरम। 1/10 सदस्य उपस्थित रहेगा तभी सदन की कार्यवाही चलती है, ये ध्यान रखना, 1/10। ठीक है। अच्छा, एक शब्द है प्रोटेम। प्रोटेम स्पीकर होता है, इसको किसके लिए यूज किया जाता है? देखिए, लोकसभा और विधानसभा के लिए अस्थायी अध्यक्ष के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो प्रोटेम का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान देश में स्थित है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नागरहोल और एक है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, ये दोनों एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। ठीक है, तो ये याद रखना है। कहाँ है? तो नागरहोल है कर्नाटक में। देखिए, कर्नाटक में 4 है ना प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान है जो कि एग्जाम में पूछा जाता है, आपको याद रखना है। कौन कौन सा है? तो देखिए, उसमें है बांदीपुर, बो से हो गया बांदीपुर, अब बो से बन्नेरघाटा, 2 हो गया है नागरहोल, और एक है कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, इसे याद रखना है। कैसे? एक लाइन याद रख लिए, बन के हवा मैं बेजुआ में दिल लगाने आऊँगा। इसमें क्या होगा कि बन के से मतलब रखना है। ठीक है, अब बाकी जो लाइन है वो क्या है? नाटक है। क्या है? नाटक है। बन के से मतलब बांदीपुर बन्नेरघाटा, और 9 से नागरहोल, और को से कुद्रेमुख, बन के हवा में बेजुआ में दिल लगाने आऊँगा। क्या है? इसमें बन के से मतलब रखना है। बाकी जो लाइन है वो क्या है? नाटक है। नाटक यानी कर्नाटक में है। ठीक है, तो ये चारों राष्ट्रीय उद्यान क्या है? कर्नाटक में। कौन कौन सा? बांदीपुर, बन्नेरघाटा, नागरहोल और कुद्रेमुख, ये चारों राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में ब्रिटिश शासन में पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वारेन हेस्टिंग्स था। ठीक है, वारेन हेस्टिंग्स से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि द्वैत शासन को समाप्त किसने किया? तो वारेन हेस्टिंग्स ने किया। अच्छा, बंगाल में सर्वप्रथम द्वैत शासन को लागू किसने किया? तो वो रॉबर्ट क्लाइव ने किया था, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पर महाभियोग हेतु प्रक्रिया का प्रावधान करता है? तो इसका करेक्ट आंसर है अनुच्छेद 61। अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग है। ठीक है, अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान की शक्ति किस अनुच्छेद में? तो वो है अनुच्छेद 72 में, ये ध्यान रखना है। राष्ट्रपति का पद किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 52 में है, ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंचायती राज से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? ठीक है, इसमें क्या है? पंचायत व्यवस्था भारतीय ग्रामीण जीवन का युगों से एक अभिन्न अंग रहा है, ये सही है। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 15 अगस्त 1993 से प्रभावी हुआ, ये गलत है, क्योंकि ये जो 73वां संविधान संशोधन है ना, ये पंचायती राज से संबंधित है। पंचायती राज व्यवस्था जो प्रभावी हुआ था वो 24 अप्रैल 1993 से प्रभावी हुआ था। ठीक है, कब से हुआ था? 73वां संविधान संशोधन 24 अप्रैल 1993 से प्रभावी हुआ था। इसी 24 अप्रैल के डेट से भी पंचायती राज दिवस मनाया जाता है, ये ध्यान रखना है ना इसको रिलेट करके। तो इसलिए 15 अगस्त नहीं होगा, यहाँ 24 अप्रैल 1993 से प्रभावी हुआ था, यानी कि ये गलत है, यानी कि इसका करेक्ट आंसर ये हो जाता है। बाकी ये भी सही है, एक त्रिस्तरीय जैविकीय रूप से में जुड़ी संरचना है, ये सही है। और भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 जी उसके महत्व को बढ़ाता है, यानी 243 में जी में क्या पंचायतों की शक्ति के बारे में उल्लेख है। ठीक है, तो ये इस तरह से इसका आंसर हो गया था बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार के गांवों तक वैज्ञानिक खेती को प्रभावी एवं गहरी पहुंच के लिए कौन योजना प्रारंभ किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर है मेरा गांव मेरा गौरव, ये योजना लागू किया गया था। ठीक है, मेरा गांव मेरा योजना कब प्रारंभ हुआ था? तो ये 2015 में इसका शुरुआत हुआ था, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। भारत दुनिया के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग है? निकटतम पूर्ण संख्या तक पूर्णांकित कीजिए। ठीक है, यानी कि निकटतम पूर्ण संख्या तक बताना है। ठीक है, देखिए भारत कुल जो दुनिया के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है? 2.42% है। ठीक है, तो निकटतम में पूछा है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अच्छा भारत का क्षेत्रफल कितना है?
तो वो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का कौन सा देश है, यानी कि 7वां देश है, ठीक है, 7वां सबसे बड़ा देश है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो रूस है, ठीक है। देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से है तो कोई भी दृष्टि से अगर देश में तो कम से कम 4 याद रखना चाहिए ऊपर से, ठीक है। जैसे सबसे बड़ा देश है रूस, उसके बाद है कनाडा, उसके बाद है अमेरिका, है ना, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए, और चौथे नंबर पर है चीन, 7वें नंबर पर है भारत, ठीक है। अच्छा, भारत जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का कितना प्रतिशत है, तो 17.5% है, ये ध्यान रखना है, 17.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टू लाइव्स पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसका करेक्ट आंसर है विक्रम सेठ है। विक्रम सेठ से एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है, पहले तो ये टू लाइव्स वाला याद रखना है। एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है द सूटेबल बॉय के लेखक कौन है, तो विक्रम सेठ है। यहाँ पर एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है BS नायपॉल से कि अन एरिया ऑफ डार्कनेस के लेखक कौन है, तो BS नायपॉल है। अरविंद अडिगा से कौन सा क्वेश्चन पूछा जाता है, द व्हाइट टाइगर के लेखक कौन है, अरविंद अडिगा। और इसका काफ़ी प्रसिद्ध है जो कि बार बार पूछा जाता है सलमान रुश्दी वाला, वो कौन है, एक है द सैटेनिक वर्सेज और एक है मिडनाइट चिल्ड्रेन, ठीक है। द सैटेनिक वर्सेज और मिडनाइट चिल्ड्रेन के लेखक कौन है, तो सलमान रुश्दी है। मिडनाइट चिल्ड्रेन वाला याद कैसे रखना है, मिडनाइट यानी कि मध्य रात्रि को बच्चा क्या हुआ, चिल्ड्रेन यानी रुस गया, मिडनाइट चिल्ड्रेन मतलब मध्य रात्रि को बच्चा रुस गया, यानी सलमान रुश्दी इसके लेखक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अफ्रीकी देश जाम्बिया की राजधानी है, तो इसका करेक्ट आंसर है ये लुसाका। जाम्बिया की राजधानी है लुसाका। राज्य, राजधानी, मुद्रा, ये सबसे क्वेश्चन निश्चित रूप से बिहार के एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपको याद रखना है। जाम्बिया की राजधानी हो गया लुसाका। ये हरारे किसकी राजधानी है, तो जिम्बाब्वे की राजधानी है हरारे, ठीक है। और सेनेगल की राजधानी कहाँ है, तो सेनेगल की राजधानी डकार। इसे याद कैसे रखना है, सेनेगल, गल यानी गला, गला में, गला से है ना, डकार करते हैं कैसे, गला से, तो सेनेगल जब आएगा तो डकार, है ना, ऐसे रिलेट कर लेना है। और एक बच गया बमाको। ये बमाको किसकी राजधानी है, तो बमाको है माली की राजधानी, है ना, माली की राजधानी है बमाको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मैथ और रीजनिंग का अलग से वीडियो अपलोड किया जाएगा, क्योंकि अगर सबको एक साथ अगर प्रैक्टिस करवाएं तो काफ़ी टाइम लग जाएगा ना, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो इसमें अच्छे शानदार डिस्कशन के लिए जीके जीएस का पूरा 75 क्वेश्चन का इसमें जीके और साइंस का पूरा डिटेल में डिस्कशन करेंगे, साथ में महत्वपूर्ण प्रश्न भी और एक्स्ट्रा फैक्ट भी बताएंगे जो परीक्षाओं में पूछा जाता है, ठीक है। तो इसलिए साइंस और जीके का अलग वीडियो रहेगा, मैथ और रीजनिंग का अलग से वीडियो अपलोड किया जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं जीके जीएस का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 41 से। फोर्टी वन में है साइंस से क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक कांच के गिलास में गर्म पानी लेकर रेफ्रिजरेटर के फ्रिज में रखा, ठीक है, जिसका तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से कम है। यदि गिलास के पानी का ताप मापते हैं तो निम्न में से कौन सा ग्राफ समय के साथ ताप परिवर्तन को सही दर्शाता है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी होगा इसका करेक्ट आंसर। देखिए होता क्या है कि पहले पानी 0 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा होता है और इस अवस्था में तापमान अस्थिर रहता है जब तक संपूर्ण जल बर्फ नहीं बन जाता है। इसके बाद तापमान पुनः गिरना आरंभ हो जाता है, ठीक है। इसके अनुसार है ना, ये ग्राफ ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 कि ऊंचे भवनों के शीर्ष पर लगे खतरे के संकेत लाल वर्ण के होते हैं। इन्हें दूरी से आसानी से देखा जा सकता है क्योंकि अन्य वर्णों की अपेक्षा लाल वर्ण का प्रकाश क्या होता है, न्यूनतम प्रकीर्णन होता है, इसका ना प्रकीर्णित कम होता है। इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। इसका प्रकीर्णन कम होने के कारण ही ये दिखाई देता है, ठीक है। यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको ये ध्यान रखना है, सर्वाधिक प्रकीर्णन किस रंग का होता है, तो बैगनी रंग का होता है, और सबसे कम प्रकीर्णन किसका होता है, तो लाल रंग का होता है, ठीक है। देखिए होता क्या है, जिसका तरंगदैर्घ्य जितना अधिक होगा उसका प्रकीर्णन उतना कम होगा। तो लाल रंग का तरंगदैर्घ्य ज़्यादा होता है तो उसका प्रकीर्णन कम होता है, बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य कम होता है उसका प्रकीर्णन ज़्यादा होता है, ठीक है।
आकाश और समुद्र का रंग जो नीला होता है, नीला दिखता है, वो किसके कारण होता है? वो प्रकीर्णन के कारण ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विकल्पों में उल्लिखित तथ्य में कौन सा गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम द्वारा समझाया नहीं गया है? ग्रहों के चारों ओर सूर्य की गति, ये गलत है। ग्रहों के चारों ओर सूर्य की गति नहीं होता है, सूर्य के चारों ओर ग्रहों की गति होता है। ठीक है, इसका ये क्या है, ये आंसर ए हो जाएगा। बाकी ये सब क्या है, गुरुत्वाकर्षण का सही नियम द्वारा समझाया हुआ है। कैसे? पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति, ये गुरुत्वाकर्षण कारण के कारण ही संभव है। और चंद्रमा और सूर्य के कारण ज्वार भाटा होता है, ये गुरुत्वाकर्षण के कारण ही होता है। और वह बल जो हमें धरती से बांधे रखता है, वो गुरुत्वाकर्षण के कारण ही है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन वोल्टता को निरूपित करता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, किया गया कार्य बटे विद्युत धारा गुना समय। ये कैसे होता है? देखिए, ये एक सूत्र होता है ना, कार्य बराबर क्या होता है? किया गया कार्य बराबर होता है आवेश गुना होता है विभवांतर। ठीक है, तो आवेश गुना विभवांतर होता है। फिर क्या है यहाँ, आवेश बराबर क्या होता है? धारा गुना समय। ऐसे लिख सकते हैं, धारा गुना समय। ठीक है, धारा गुना समय, और यहाँ विभवांतर गुना में, तो ये विभवांतर को आप लिख दीजिए। ठीक है, तो अब क्या है कि पूछा गया है क्या, वोल्टता, यानी कि भी जो है वोल्टता या विभवांतर एक ही होता है। ठीक है, तो भी बराबर क्या हो जाएगा, किया गया कार्य, ये दोनों क्या गुणाम जो था इधर, ये बटा में आ जाएगा, यानी आई गुना टी, यानी कार्य बटे क्या हो जाएगा, विद्युत धारा गुना समय। तो आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुण सूत्र, जिनमें गुण सूत्र बिंदु अनुपस्थित होता है वो कहलाते हैं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एसेंट्रिक कहलाता है। ठीक है, गुण सूत्र, जिनमें गुण सूत्र बिंदु अनुपस्थित होता है वो एसेंट्रिक कहलाता है। क्वेश्चन है कि यहाँ पूछा जाता है कि मनुष्य में कितने गुणसूत्र होता है? तो 46 गुणसूत्र होता है। जोड़ा में पूछे तो 23 जोड़ा होता है। और यहाँ पूछा जाता है कि कितने लैंगिक गुणसूत्र कितना है? तो 46 में से 2 लैंगिक गुणसूत्र होता है। ठीक है, और 44 होता है अलैंगिक गुणसूत्र। ठीक है, 2 लैंगिक गुणसूत्र क्या होता है? पुरुषों में होता है XY और महिला में होता है XX। ठीक है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है तो अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है? तो ये होता है कॉर्निया पर। ठीक है, स्वच्छ मंडल पर, यानी कि कॉर्निया पर। ठीक है, अब यहाँ एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित कौन करता है? तो आइरिस करता है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। और नेत्रदान में कौन सा, आँख का कौन सा भाग दान किया जाता है? तो कॉर्निया को दान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायु के कांच के आयताकार स्लेब पर आपतित किसी प्रकाश किरण का गमन पथ से 4 विद्यार्थियों A, B और C, D ने चित्र में दर्शाए अनुसार आरेखित किया। इनमें से कौन सही है? तो इसका करेक्ट आंसर है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इसमें आंसर हो गया ये वाला ऑप्शन नंबर बी, ये वाला सही है। कैसे? किसी कांच के स्लेब पर तिरछी आपतित प्रकाश किरणें आपतित किरण की दिशा के समानांतर निर्गत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेंस की शक्ति की एसआई इकाई क्या है? यानी कि लेंस की क्षमता की इकाई क्या होता है? वो डायोप्टर होता है। ठीक है, अब यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन रिवीजन करना है जो एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, जैसे निकट दृष्टि दोष में उसको ठीक करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, लेकिन निकट में पूछा जाता है, और एक है दूरदृष्टि दोष में, एक निकट दृष्टि दोष, एक दूरदृष्टि। देखिए ये 3 लेटर वाला है, इसमें 3 लेटर है, तो इसको ठीक करने के लिए 4 लेटर वाला लेंस का प्रयोग करेंगे, अवतल। ठीक है, इसमें 2 लेटर है, तो 2 लेटर वाले को ठीक करने वाले इस पर 3 लेटर वाला लेंस चढ़ाएंगे, यानी उत्तल। ऐसे याद कर लेना है रिलेट करके। ठीक है, तो निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे, और दूर दृष्टि को ठीक करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गतिशील विद्युत आवेश उत्पन्न करता है। तो ये क्या उत्पन्न करता है? विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र, ये दोनों उत्पन्न करता है। इसका करेक्ट आंसर हो गया सी। ठीक है, एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है? तो कूलम्ब है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से कौन एल्केन को दर्शाता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब एल्केन का सूत्र क्या होता है? तो एल्केन का सूत्र होता है
CnH2n+2, ये हो गया एल्केन। ठीक है, एल्केन में क्या हो गया +2। और एक होता है एल्किन, एल्किन में सिर्फ कुछ नहीं होता है ना, +2 मतलब नहीं होता है। एल्किन में हो गया Cn और H2n बस। ठीक है, ये होता है एल्काइन, एल्काइन में क्या होता है माइनस हो जाता है, यानी कि CnH2n-2 होगा, एल्काइन हो गया। देखिए एल्केन ये हो गया, एल्किन में सिंपल है और एल्काइन में माइनस हो गया। एल्केन में क्या +2 हो जाता है, एल्किन में सिंपल है और एल्काइन में -2 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच कन्नौज का युद्ध कब लड़ा गया? तो ये लड़ा गया था 1540 में, कन्नौज का युद्ध। ठीक है, देखिए एक है चौसा का युद्ध और एक है कन्नौज का युद्ध। तो इसे याद रखना, चौक ये कब हुआ था, तो इसको इस पर भी याद रहेगा लगातार 1539-1540। ठीक है, ये दोनों शेरशाह और हुमायूं के बीच हुआ था। चौक याद रखना है 1539-1540 में हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अब यहाँ इम्पोर्टेंट जो दिवस है वो है विश्व रोगी सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 17 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, और एक है 27 सितंबर, इसमें क्या मनाया जाता है? इसमें मनाया जाता है विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है 27 सितंबर को। ठीक है, और एक क्वेश्चन है कि ओजोन संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो वो 16 सितंबर को मनाया जाता है। ये काफ़ी बार पूछा गया है ना, 16 सितंबर को। ये बिहार अभी टीचर का एग्जाम जो हुआ उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। ओजोन संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया के एकमात्र समुद्र का नाम बताइए जिसके पास भूमि सीमा नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर है सार्गैसो सागर के पास भूमि सीमा नहीं है। ठीक है, अब महासागर से क्वेश्चन है कि याद रखना है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर। विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है? आर्कटिक महासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? सीमांत गांधी या तो फ्रंटियर गांधी। तो किसे कहा जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता है। ठीक है, अब खान अब्दुल गफ्फार खान से एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि भारत रत्न पाने वाले पहले गैर भारतीय, यानी कि भारत रत्न पाने वाले पहले विदेशी कौन थे? तो खान अब्दुल गफ्फार खान थे। ठीक है, एक क्वेश्चन ये याद रखना है कि खुदाई खिदमतगार संस्था की स्थापना किसने किया? तो ये खान अब्दुल गफ्फार ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दक्षिण अमेरिका के अर्जेंटीना और उरुग्वे में विस्तृत घास के मैदान को जाना जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है पंपास के नाम से जाना जाता है। आपको अर्जेंटीना के घास के मैदान पंपास है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब एक कि प्रेरी घास का मैदान कहाँ का ये कहाँ पाया जाता है? तो उत्तरी अमेरिका में। ठीक है, और बेल्ट घास का मैदान कहाँ है? दक्षिण अफ्रीका में है। और एक है सवाना घास का मैदान कहाँ है? अफ्रीका में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लैटिन अमेरिका के निम्नलिखित में से किस देश में जनसंख्या का घनत्व निम्नतम है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ब्राज़ील में है क्या जनसंख्या घनत्व निम्नतम है। ठीक है, अब यहाँ पे दो क्वेश्चन याद रखना है। विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश कौन सा है? तो मोनाको है। और विश्व की सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला देश मंगोलिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 तक देश भारत के मुगल सम्राटों का लगभग 200 वर्षों तक निवास स्थान रह चुका है। तो ये लाल किला रहा है ना, लाल किला में मुगल सम्राट 200 वर्षों तक वहाँ पे रहा था। ठीक है, मतलब कि अंतिम शासक जो था बहादुर शाह जफर द्वितीय भी यहाँ पे रहा था। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। अच्छा, लाल किला आया, लाल किला का किसने निर्माण करवाया? तो शाहजहाँ ने करवाया था। शाहजहाँ का कार्यकाल कब से कब तक था? 1628 से 1658 ईस्वी तक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनता द्वारा मुद्रा के रूप में अपने पास रखे गए धन और उसके द्वारा बैंक जमा धन के अनुपात को क्या कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है मुद्रा जमा अनुपात कहते हैं। तो इसे याद रखना है, जनता द्वारा मुद्रा के रूप में अपने पास रखे गए धन और उसके द्वारा बैंक जमा धन के अनुपात को मुद्रा जमा अनुपात कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इजराइल की मुद्रा क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है नई शकल। ठीक है, नई शेकेल है, लेकिन आपको याद रखना है नई शकल, तो याद रहेगा नई शकल है ना, न्यू शकल इजराइल की मुद्रा है। देखिए इजराइल और अभी क्या है, फिलिस्तीन का जो है आतंकवादी संगठन हमास, इसमें अभी युद्ध चल रहा है। काफ़ी चर्चे में
तो इसलिए इससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें सबको याद रखना है आपको, ठीक है। जैसे इजराइल की मुद्रा यहाँ पूछा है तो नई शक्ल हो गया। अब इजराइल की राजधानी कहाँ है, तो जेरूसलम है। इजराइल की संसद का नाम क्या है, नेसेट है। इजराइल की संसद का नाम है नेसेट, ठीक है। और क्या याद रखना आपको, इजराइल का राष्ट्रपति अभी कौन है, तो इसाक हर्जोग है। इसाक हर्जोग। इजराइल का प्रधानमंत्री कौन है, तो बेंजामिन नेतन्याहू। बेंजामिन नेतन्याहू है। और हमास किस देश की आतंकवादी संगठन है, तो ये फिलिस्तीन की आतंकवादी संगठन है हमास। हमास ने ही जो आक्रमण किया था इजराइल पे, अब इजराइल उस पर अटैक कर रहा है, ठीक है। और फिलिस्तीन की राजधानी कहाँ है, तो रामल्ला है, ठीक है। देखिए फिलिस्तीन भी अपनी राजधानी जेरूसलम को ही मानता है, लेकिन उसकी राजधानी है रामल्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कपास के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। तो क्या है ऑप्शन में कि भारत में छोटे रेशे वाली कपास का सर्वाधिक उत्पादन होता है, यही सही नहीं है, ठीक ना, ये गलत है। क्यों, क्योंकि भारत में ना मध्यम रेशे वाले जो कपास है उसका सर्वाधिक उत्पादन होता है, ठीक है। और ऑप्शन बी में कि भारत में गुजरात राज्य प्रमुख कपास उत्पादक राज्यों में से एक है, ये सही है। भारत में सबसे अधिक कपास का उत्पादन गुजरात में ही होता है। और कपास की खेती के लिए 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा आदर्श रहती है, ये भी सही है। इसकी पैदावार उपोष्ण एवं उष्णकटिबंधीय जलवायु प्रदेशों में होती है, ये भी सही है। आंसर इसका क्या हो गया, ए, ठीक है। अब यहाँ ये क्वेश्चन याद रखना है, कपास उत्पादन की के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सा होता है, तो काली मिट्टी होता है। काली मिट्टी को कपासी मिट्टी भी कहा जाता है। अच्छा, सफ़ेद सोना किसे कहा जाता है, तो कपास को ही सफ़ेद सोना कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो इसका करेक्ट आंसर है कोलकाता में है, ठीक है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कोलकाता में है। और भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की स्थापना कब हुआ, 1851 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली राजस्थान से संबंधित नहीं है, तो राजस्थान से संबंधित इसमें से कौन सा नहीं है, ये लावनी जो है ना, ये महाराष्ट्र का है। लावनी और तमाशा जो नृत्य शैली है महाराष्ट्र का है, ये तो काफ़ी चर्चा मतलब प्रसिद्ध है, आपको हमेशा याद रखना चाहिए। लावनी और तमाशा कहाँ का है, महाराष्ट्र का। तो राजस्थान से संबंधित कौन सा हो गया, गणगौर, घूमर और कालबेलिया। ये घूमर और कालबेलिया ये कई बार पूछा जाता है, बार बार रिपीट होता है ना। घूमर और कालबेलिया राजस्थान का है, आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देवगढ़ का दशावतार मंदिर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यूपी में, ठीक है। देवगढ़ का दशावतार मंदिर कहाँ है, यूपी में है। इसका निर्माण गुप्त काल में करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64 कि निम्नलिखित में से किसे दर्शन की सांख्य प्रणाली की स्थापना का श्रेय दिया जाता है, यानी कि सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन है, तो सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन है, ये हैं कपिल, ठीक है। और न्याय दर्शन के कौन है, गौतम। और एक है वैशेषिक दर्शन का कौन है, तो ये है कनाद। और योग दर्शन के प्रवर्तक कौन है, पतंजलि। तो ये सारी चीज़ें याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो इसका करेक्ट आंसर है आचार्य JB कृपलानी थे, ठीक है। ये क्वेश्चन कई एग्जामों में पूछा गया है, ठीक है, कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था स्वतंत्रता के समय, ठीक है। तो आचार्य JB कृपलानी थे। अब यहाँ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, तो सबको एक साथ रिवीजन करेंगे, ठीक है। देखिए सेट प्रैक्टिस और कहीं भी आप करते होंगे, लेकिन अगर मेरे YouTube चैनल पर करते हैं तो आपको एक संपूर्ण स्टडी भी करवा देते हैं, ठीक है। अब जैसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से आप जितना स्टडी किए होंगे कोचिंग संस्थाओं में, सबको आपको मैं उसका निचोड़ एक साथ मैं यहाँ बता देता हूँ, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ, 1885 में हुआ था। उस समय वायसराय कौन था, लॉर्ड डफरिन था, ठीक है। डफरिन का कार्यकाल 1884 से 88 था, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने किया, तो A.O. ह्यूम ने किया। ये सारे क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन था, WC बनर्जी था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था, तो बदरुद्दीन तैयब था, बदरुद्दीन तैयब जी था। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन था, तो जॉर्ज यूले। एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, तो वो एनी बेसेंट थी। लेकिन अगर पूछे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तो वो सरोजिनी नायडू थी, ये याद रखना है। और एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि गांव में आयोजित होने वाला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कौन था, तो वो फैजपुर अधिवेशन था 1937 में।
ये हुआ था फैजपुर का है, महाराष्ट्र में, तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिद्धांत शिरोमणि नामक प्राचीन ग्रंथ निम्नलिखित में से किसने लिखा? तो इसका करेक्ट आंसर है भास्कराचार्य ने लिखा। सिद्धांत शिरोमणि नामक प्राचीन ग्रंथ के लेखक कौन है? भास्कराचार्य। ठीक है। अच्छा, गणित की पहली पुस्तक लीलावती किसने लिखा? तो उसको लिखा था भास्कराचार्य द्वितीय ने लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंजाब हिमालय डैश नदियों के मध्य स्थित है? तो पंजाब हिमालय है ये सिंधु और सतलज नदी के बीच में स्थित है। ठीक है। ऐसे क्वेश्चन अगर पूछे जाते हैं तो इसमें क्या 2 3 4 हिमालय है, ठीक ना। सबको पूछा जाता है ये कौन सा, ये कौन सा नदी में है, सबको एक साथ रिवाइज करते हैं। पहले देखिए, क्या पंजाब हिमालय सिंधु और सतलज के बीच, और कुमायूं हिमालय किसके किसके बीच है? कुमायूं है सतलज और काली नदी के बीच। और एक है असम हिमालय, वो है तीस्ता और दिहांग। असम हिमालय किस नदी के बीच है? तीस्ता और दिहांग नदी के बीच में। एक है नेपाल हिमालय, नेपाल हिमालय किस नदियों के बीच है? तो वो है काली और तीस्ता के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19वें एशियाई खेल में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने कौन सा पदक जीता था? तो ये स्वर्ण पदक जीता था। ठीक है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने एशियाई खेल में स्वर्ण पदक जीता था। और इसका कप्तान कौन था? तो भारतीय महिला क्रिकेट टीम के कप्तान कौन थी? तो वो थी ये हरमनप्रीत कौर, है ना, हरमनप्रीत कौर थी। अच्छा, एशियाई खेल 2023 हुआ था कहाँ? तो ये चीन के हांगझोउ में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में सोन नदी का प्रवेश किस जिला से होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है रोहतास जिला से सोन नदी का बिहार में प्रवेश करती है। ठीक है। सोन नदी कहाँ से निकलती है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सोन नदी का उद्गम स्थल है अमरकंटक की पहाड़ी से निकलता है, मध्य प्रदेश से। सोन नदी और नर्मदा नदी ये दोनों निकलता है अमरकंटक से। ठीक है। अच्छा, बिहार का शोक नदी किसे कहा जाता है? तो कोसी नदी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में कुल कितने रामसर साइट है? तो बिहार में एकमात्र रामसर साइट है, मालूम? इसका करेक्ट आंसर है डी। और कौन सा है वो है कांवर झील। कांवर झील किस जिले में है? तो वो है बेगूसराय जिला में। ठीक है, ये याद रखना है। कांवर झील एकमात्र रामसर साइट है बिहार का, वो है बेगूसराय जिला में। अच्छा, वर्तमान में भारत में कुल कितना रामसर साइट है? तो 75 रामसर साइट है। ठीक है। आर्द्र भूमि कहा जाता है इसे ना, तो 75 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देश द्वारा फतेहपुर सीकरी को मुगल साम्राज्य की राजधानी के रूप में स्थापित किया गया था? तो फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने कराया था? तो अकबर ने। ठीक है। इसका करेक्ट आंसर हो गया अकबर। अब अकबर से 1-2 क्वेश्चन यहाँ बताते हैं आपको कि बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने कराया था? तो अकबर ने करवाया था। कहाँ? तो वो फतेहपुर सीकरी में ही करवाया था बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर ने। ठीक है। और एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि मनसबदारी प्रथा किसने प्रारंभ किया था? तो वो अकबर ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के कितने प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ये 15% से अधिक नहीं होती है। जैसे कि प्रधानमंत्री, जब जो लोकसभा चुनाव होता है फिर प्रधानमंत्री बनते हैं और फिर मंत्रियों का गठन होता है। ठीक है। तो इसमें कितना मंत्री रखा जाए उसमें भी लिमिटेशन होता है। ऐसा नहीं कि बहुत लोगों को मंत्री बना दिया जाए। उसमें क्या होता है कि लोकसभा के कुल सदस्यों का है ना 15% सदस्य से ज़्यादा मंत्री नहीं बना सकते हैं। ठीक है। तो ये याद रखना है 15% से अधिक नहीं हो सकती है। ठीक है। एक चीज़ यहाँ हो गया। और एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। अच्छा, भारत का एक प्रधानमंत्री होगा किस अनुच्छेद में कहा गया? तो अनुच्छेद 75 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिकंदर की मृत्यु के बाद चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा पराजित हुए सिकंदर के सेनापति का नाम क्या था? तो इसका करेक्ट आंसर है सेल्यूकस निकेटर था। अब सेल्यूकस निकेटर से दिलचस्प भरी बात यह है कि सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री कार्नेलिया की शादी चंद्रगुप्त मौर्य से किया था। सेल्यूकस निकेटर का राजदूत मेगास्थनीज था। और इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? तो मेगास्थनीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान का 15वां भाग यानी कि भाग 15 जो है निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो भाग 15 में क्या है? निर्वाचन से संबंधित है ना, निर्वाचन। अब यहाँ पर ये याद रखना है, जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि निर्वाचन आयोग किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 324 में। निर्वाचन 24 ऐसे याद रख लेना है, निर्वाचन 24 324 में है। ठीक है। अच्छा, संविधान में संशोधन जो होता है वो प्रक्रिया किस भाग में है? तो भाग 20 में है।
संविधान संशोधन जो होता है वो किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 368 में है। ठीक है, ये चीज़ हो गया। और ये जो आपातकालीन प्रावधान है किस भाग में है, तो भाग 18 में है। किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 352 से 360 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोरोमंडल का मैदान भारत की देश दिशा में अवस्थित है, तो इसका करेक्ट आंसर है दक्षिणी दिशा में अवस्थित है। ठीक है, देखिए एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि कोंकण तट कहाँ है, मालाबार तट कहाँ है, किस साइड में है, आपको राज्य ऑप्शन में दे देगा कि हाँ इस राज्य तरफ है कोंकण तट, मालाबार तट और कोरोमंडल तट। तो आपको ये याद रखना है, मैप से याद रखना है कि देखिए ये जो एरिया होता है वो कोंकण तट होता है, और ये जो एरिया होता है ये मालाबार तट होता है, और ये जो एरिया है ये हो गया आंध्र प्रदेश, इधर जो है इधर कोंकण तट हो गया, गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात ये सब कोंकण तट हो गया, और ये केरल, तमिलनाडु ये मालाबार तट हो गया। ये आंध्र प्रदेश इधर का एरिया जो है वो ये कोरोमंडल तट हो गया। ठीक है, फिर से समझिए, ये जो पश्चिमी साइड है कोंकण तट, ये जो है ये हो गया मालाबार तट, और ये हो गया कोरोमंडल तट। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य दुमहल है। दुमहल किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, तो इसका करेक्ट आंसर है जम्मू कश्मीर का है। जम्मू कश्मीर के ना जो रऊफ जनजाति है उसके द्वारा ये नृत्य किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की किस पंचवर्षीय योजना में प्राथमिकता को विकास से हटाकर प्रतिरक्षा की ओर केंद्रित किया, तो इसका करेक्ट आंसर है तीसरी पंचवर्षीय योजना में किया था। ठीक है, ऐसा तीसरी पंचवर्षीय योजना में क्यों किया गया, तो इसका मेन कारण क्या था मालूम, तीसरी पंचवर्षीय योजना जो 1900 पहले क्या हुआ, पहले हुआ पंचवर्षीय योजना 1951 से 56, दूसरा 56 से 61, और तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 66। तो 61 से 66 के दौरान है ना 1962 में भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ था, फिर 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था, तो इसके वजह से प्रतिरक्षा की ओर केंद्रित किया था। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अच्छा, गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया, तो 5वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नए संसद भवन में प्रस्तुत महिला आरक्षण विधेयक नारी शक्ति बंधन अधिनियम के तहत महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है, तो 33% आरक्षण का प्रावधान किया गया है। ये बिल पास भी हो चुका है, यानी कि अब जो है संसद में 1/3 यानी 1/3 महिला सांसद होना अनिवार्य है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अच्छा, ये संसद किस अनुच्छेद में है, ठीक है, संसद है अनुच्छेद किस अनुच्छेद में है, फिर राज्यसभा किस अनुच्छेद में है, और लोकसभा किस अनुच्छेद में है। ये तीनों आपको एक साथ याद रखना है। कैसे, इसको क्या है अनुच्छेद, ये तीनों लगातार है। संसद है 79 में, और राज्यसभा है 80 में, और लोकसभा का गठन है अनुच्छेद 81 में। 79, 80, 81, और इसे याद रखना है सरल, है ना, संसद, राज्यसभा, लोकसभा, सरल इधर 79, 80, 81। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79, स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर, सुमेलित पूछ रहा है ना, तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी ये उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री थे, ये सही है। ठीक है, बाकी राजेंद्र प्रसाद बानिजी ये गलत है, क्योंकि राजेंद्र प्रसाद है ना खाद्य एवं कृषि मंत्री थे। ठीक है, और ये जो राजकुमारी अमृत कौर हैं, ये कौन से विभाग था इनके पास, राजकुमारी अमृत कौर शिक्षा मंत्री थे। ठीक है, और ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, राजकुमारी अमृत जो है ये स्वास्थ्य मंत्री थी, और मौलाना अबुल कलाम ये शिक्षा मंत्री थे। ठीक है, और गृह और सूचना एवं प्रसारण मंत्री कौन थे, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। रक्षा मंत्री कौन थे, बलदेव सिंह। ठीक है, और वित्त मंत्री कौन थे, सन्मुख शेट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में राज्य सूची में शामिल मामला है, तो इसका करेक्ट आंसर है बाजार और मेले, ये क्या है राज्य सूची में शामिल मामला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महिला हॉकी जूनियर एशिया कप 2023 का खिताब किस देश ने जीती है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भारत ने जीता है। देखिए करंट अफेयर का भी क्वेश्चन आपसे ये इसमें सेट में आपका हो जा रहा है। ठीक है, कवर हो जा रहा है करंट अफेयर। महिला हॉकी जूनियर एशिया कप 2023 का खिताब किस देश ने जीता, भारत ने जीता। अब दिलचस्प भरी बात यह है कि पुरुष हॉकी जूनियर एशिया कप का खिताब भी भारत ने ही जीता। ठीक है, ये दोनों याद रखना है, पुरुष एकड़
पुरुष हॉकी और महिला हॉकी जूनियर एशिया कप 2023 का विजेता कौन है? दोनों का भारत ने ही जीत लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जून 2023 में वर्ष 2021 के लिए गांधी शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर है गीता प्रेस गोरखपुर को ये दिया गया था। ये भी करंट अफेयर है, याद रखना है। करंट अफेयर से भी एक ये क्वेश्चन भी है, इसको भी याद रखना है ना। 2023 में इसरो द्वारा चंद्रमा पर अपना तीसरा मिशन चंद्रयान 3 जो लॉन्च हुआ था, किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था? तो ये LVM3M4 से लॉन्च किया गया था। ठीक है, LVM3M4 से लॉन्च किया गया था। चंद्रयान 3 जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है अभी करंट अफेयर की दृष्टि से। तो आपको याद रखना है चंद्रयान 3 कब लॉन्च किया गया था? तो ये लॉन्च हुआ था 14 जुलाई 2023 को। चंद्रयान 3 कहाँ से लॉन्च किया गया था? तो श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया था। पूछेगा श्रीहरिकोटा किस राज्य में है? तो आंध्र प्रदेश में। ठीक है, चंद्रयान 3 चंद्रमा की सतह पर कब लैंड किया? तो 23 अगस्त 2023 को। फिर से एक बार समझिए, देखिए चंद्रयान प्रथम जो है लॉन्च हुआ था 14 जुलाई 2023 को, और चंद्रमा की सतह पर लैंड कब किया? 23 अगस्त 2023 को। तो ये याद रखना है। अब चंद्रयान 2 जब लॉन्च हुआ था ना, तो चंद्रयान प्रथम के बारे में क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि चंद्रयान प्रथम कब लॉन्च हुआ। इसलिए आपको तीनों याद रखना है कि तीनों कब कब लॉन्च हुआ। चंद्रयान प्रथम कब लॉन्च हुआ? 22 अक्टूबर 2008 को लॉन्च हुआ। चंद्रयान दूसरा जो है कब लॉन्च हुआ? 22 जुलाई 2019 को। और चंद्रयान 3 कब लॉन्च हुआ? 14 जुलाई 2023 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टोक्यो ओलंपिक 2020 का आदर्श वाक्य क्या था? तो इसका करेक्ट आंसर है यूनाइटेड बाय इमोशन। यूनाइटेड बाय इमोशन टोक्यो ओलंपिक 2020 का आदर्श वाक्य था। टोक्यो ओलंपिक 2020 है ना, 21 में हुआ था। ठीक है, कोरोना की वजह से डिस्टर्ब होने के बाद 2021 में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो जापान की राजधानी टोक्यो में हुआ था। ठीक है, अब ओलंपिक 2024 कहाँ होगा? तो वो फ्रांस की राजधानी पेरिस में होगा। ठीक है, पेरिस में होगा। देखिए कोई भी जितने भी जो बड़े बड़े खेल हैं, जैसे कि फीफा वर्ल्ड कप हो गया, ओलंपिक हो गया, राष्ट्रमंडल हो गया, इसमें क्या है कि आपको जो हो गया गेम और जो आगे होने वाला, ये दोनों निश्चित रूप से याद रखना आपको। ठीक है, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो जैसे कि 2020 का टोक्यो ओलंपिक टोक्यो में हुआ था, 24 का कहाँ होगा? पेरिस में होगा। और एक है शीतकालीन ओलंपिक, ये जो 20 और 24 में हो रहा है ये है ग्रीष्मकालीन। और 22 और 26 में जो हो रहा है होगा वो है शीतकालीन ओलंपिक। तो 2022 का शीतकालीन ओलंपिक कहाँ हुआ था? चीन के बीजिंग में हुआ था। ठीक है, और 2026 का जो है शीतकालीन ओलंपिक कहाँ होगा? वो इटली में होगा। ये क्वेश्चन पूछा गया है, जो सेंट्रल लेवल का SSC CGL का एग्जाम में पूछा हुआ है, तो आपको याद रखना है। ठीक है, शीतकालीन ओलंपिक 2022 चीन में हुआ था और 2026 इटली में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महिला उद्यमिता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 19 नवंबर को मनाया जाता है। अच्छा, 19 नवंबर को और कौन कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व शौचालय दिवस 19 नवंबर को ही मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस 19 नवंबर को ही मनाया जाता है। यानी कि 3 हो गया, एक महिला उद्यमिता दिवस, अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस और विश्व शौचालय दिवस 19 नवंबर को ही मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब है 136 से। क्वेश्चन नंबर 136 से है। ऑक्सीजन के एक अणु का द्रव्यमान कितना होगा? तो देखिए ऑक्सीजन क्या है? O की परमाणु संख्या कितना होता है? 8। इसका द्रव्यमान कितना होता है? 16। ठीक है, 16। ठीक है, ये तत्व है लेकिन ऑक्सीजन जो लिखाता है ना वो O2 होता है मेन। ठीक है, O2। तो ऑक्सीजन के एक अणु का द्रव्यमान कितना होगा? तो इसका परमाणु द्रव्यमान होता है 16 और O2 होता है 2 से गुना करिए इसको, यानी कि 32 ग्राम हो जाएगा। ऑक्सीजन के एक अणु का द्रव्यमान कितना हो जाएगा? 32 ग्राम हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 137 में है कि अणुओं की गतिज ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम है। गतिज ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। देखिए गतिज ऊर्जा बढ़ेगा कब? सबसे ज़्यादा किस में होगा? गैस में। गतिज ऊर्जा बढ़ता हुआ तेज गति से होगा गैस में, उससे कम होगा द्रव में, उससे कम होगा ठोस में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है
निम्नलिखित में से किस अम्ल के एकत्रित होने से मांसपेशियों में थकान होती है? तो मांसपेशियों में जो थकान होती है वो लैक्टिक अम्ल के जमा होने के कारण होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अच्छा, दूध के खट्टापन जो हो जाता है वो किस अम्ल के कारण है? तो वो भी लैक्टिक अम्ल के कारण ही होता है। ठीक है, सिरका एवं अचार में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल ही पाया जाता है। ठीक है, और चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विसर्जन नली में कैथोड किरणों को उत्पन्न करने के लिए कौन सा वायुदाब सही है? तो इसका करेक्ट आंसर है 0.001 mmHg है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अधातुएं धनायन बनाती है, ये गलत है। ठीक है, अधातुएं क्या होता है? ऋणायन बनाती है, ये ध्यान रखना है। तो इसका क्या ऑप्शन नंबर जो बी सी डी है ये सही है। अधातुएं ऋणायन बनाती है, अधातुएं विद्युत का कुचालक होती है, ये भी सही है। अधातुएं अम्लीय ऑक्साइड बनाती है, ये भी सही है। ठीक है, देखिए यहाँ दो चीज़ याद रखना आपको कि धातु के ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय होती है। ठीक है, और अधातु की जो ऑक्साइड की प्रकृति होती है वो अम्लीय होती है। कभी कन्फ्यूजन हो जाता है, इसलिए आपको रिलेट कर लेना। अधातुएं अम्लीय, ओ से अधातुएं, ओ से अम्लीय, अधातु का है क्षारीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है 141, एक्टिनाइड श्रेणी में 14 तत्व है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व इस श्रेणी का सदस्य नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर है ये जो थूलियम है, टीएम से जो है ना, ये थूलियम तत्व है एक, ये लेंथेनाइड का तत्व है। ठीक है ना, लेंथेनाइड तत्व है, एक्टिनाइड नहीं है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और एक चीज़ ये ध्यान रखना है कि लेंथेनाइड को है ना भारी मृदा धातु कहा जाता है। लेंथेनाइड का जो तत्व है भारी मृदा धातु कहा जाता है, और एक्टिनाइड को जो है रेडियो सक्रिय तत्व कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो सही कौन सा है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को सूखी बर्फ के रूप में जाना जाता है, ये सही है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड सीधे तरल रूप में बदल जाती है, ये गलत है, क्योंकि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड ने सीधे तौर पर गैस के रूप में बदल जाती है। ठीक है, यानी 1 और 3 सही है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है NaCl के घोल में लवण का सांद्रण बढ़ाने पर निम्नलिखित में से किस गुणधर्म के परिवर्तित न होने की आशा करेंगे? तो इसका करेक्ट आंसर है अपवर्तनांक परिवर्तन नहीं होता है। बाकी ये pH बदलता है, घनत्व बदल जाएगा और विद्युत चालकता बदल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाइकोपोडियम ट्रैकियोफाइटा के किस उपसंघ का सदस्य है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लाइकोप्सिडा उपसंघ का सदस्य। कौन? लाइकोपोडियम और ट्रैकियोफाइटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दम्मा मानव शरीर के डैश का विकार है, तो दम्मा से कौन सा प्रभावित होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है श्वसन तंत्र प्रभावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग आहार श्रृंखला का संघटक नहीं होता है? तो आहार श्रृंखला का संघटक कौन कौन सा है? देखिए ये घास, शेर, खरगोश, ये भेड़िया, ये श्रृंखला सही है, मतलब आहार श्रृंखला का। और ये जो प्लवक, मानव, मछली, टिड्डा, ये गलत है। ठीक है, ये गलत हो गया। और भेड़िया, घास, सांप और बाघ, ये भी गलत है। और मेढक, सांप, चील, घास और टिड्डा, ये सही है। यानी कि 1 और 4 सही है। पूछा क्या है? संघटक नहीं, गलत कौन सा है? तो 2 और 3 गलत है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एंटीबायोटिक्स के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसको पढ़िए ऑप्शन। एंटीबायोटिक्स विषाणुओं के विरुद्ध प्रभावी नहीं होते हैं, ये प्रभावी नहीं होते हैं। कौन सा कथन सही नहीं है? ये एंटीबायोटिक्स है ना, विषाणुओं के विरुद्ध प्रभावी नहीं होता, ये सही है। क्योंकि मालूम एंटीबायोटिक्स जो है ना वो जीवाणुओं के प्रति है ना वो प्रभावी होता है। ठीक है, एंटीबायोटिक्स जुकाम एवं फ्लू में प्रभावी नहीं होते हैं, ये भी सही है। और एंटीबायोटिक्स के दुष्प्रभावों में चेचक, फाइलेरिया और डिप्थीरिया शामिल हो सकते हैं, ये गलत है। ठीक है, इसका आंसर सी हो जाएगा। एंटीबायोटिक्स जीवाणु जनित रोगों के विरुद्ध प्रभावी होते हैं, ये सही है। मतलब जीवाणु जनित रोगों के प्रति प्रभावी होता है, लेकिन विषाणुओं के प्रति प्रभावी नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि एक आनुवांशिक रोग लक्षण
प्ररूपी सामान्य किंतु वाहक मादा से कुछ नर संततियों से स्थानांतरित होता है रोग है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लिंग संलग्न अप्रभावी है। कौन सा रोग है? देखिए, यदि एक अनुवांशिक रोग लक्षण प्ररूपी सामान्य किंतु वाहक मादा से कुछ नर संततियों से स्थानांतरित होता है, वो कौन सा रोग है? लिंग संलग्न अप्रभावी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा कथन सही नहीं है? सभी हरे पौधे और नीले हरे शैवाल उत्पादक होते हैं, ये सही है। ठीक है, हरे पौधे अपना भोजन कार्बनिक यौगिकों से प्राप्त करते हैं, ये गलत है, क्योंकि हरे पौधे जो है ना वो अकार्बनिक यौगिकों से भोजन प्राप्त करते हैं, यानी कि बनाते हैं वो। ठीक है, ये गलत हो जाता है। उत्पादक स्वयं अपना भोजन अकार्बनिक यौगिकों से प्राप्त करते हैं, ये सही है। पौधे सौर ऊर्जा, यहाँ सौर होना चाहिए, पौधे सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल देते हैं, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि HIV जो होता है का इलाज नहीं होने पर कौन सा रोग हो जाता है? तो वो एड्स हो सकता है। HIV का इलाज नहीं होने पर एड्स हो सकता है। ठीक है, और पिछले क्वेश्चन में एक दो चीज़ ये और याद रखिए, जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रकाश संश्लेषण का मुख्य उत्पाद कौन सा है? तो कार्बोहाइड्रेट होता है। ठीक है, और प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद कौन सा होता है? तो ऑक्सीजन होता है। ऑक्सीजन अगर ऑप्शन में नहीं रहे तो जल, अगर रहे तो जल भी टिक कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ की HIV के बारे में कि इसके कौन सा रोग हो सकता है? एड्स। अब एड्स का फुल फॉर्म पूछा जाता है। ठीक है, एड्स का, ठीक, तो इसका फुल फॉर्म क्या होगा? एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक है, एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि एलिसा टेस्ट किस में किया जाता है? तो एड्स रोग की जांच करने के लिए एलिसा टेस्ट किया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से बिहार SSC इंटर लेवल प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम 1 का सेट नंबर 1 होता है समाप्त। और पिछले वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि 4G सेवा की शुरुआत कब हुई थी? तो 4G सेवा की शुरुआत हुआ था 2012 में। अच्छा, आप बताइए, आज का क्वेश्चन है कि भारत में 5G सेवा की शुरुआत कब हुआ? ठीक है, इसका आंसर आप कमेंट में दीजिएगा, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट में पूछिएगा। जय हिंद दोस्तों।